सोशल मीडिया पे आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। नहायत अफसोसनाक कहानी है। मुझे अब तक यही लगता था कि शायद हमारे देश में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ख़ास तौर पर आप देखेंगे शेल्टर होम की, बालिका गृह की, बिहार की स्टोरी हो, दिल्ली की हो, यूपी की हो, तो कई बार यहाँ पे अलग अलग शोषण की कहानी, उनके साथ लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जुल्म की कहानी, उनकी मौत की कहानी अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। तो लगता है कि ये सारा अत्याचार, ये सारी चीज़ें हमारे होती हैं। लेकिन आंखें तब खुल जाती हैं जब लगता है कि नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हावी रहती हैं। खबर यह है कि आयरलैंड, आपने नाम सुना होगा, और आयरलैंड की एक पहचान ये भी है कि जब से वो क्रिकेट खेलने लगा है तो बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी भी जानते हैं। कभी ये ब्रिटेन का पार्ट हुआ करता था और ब्रिटेन इस पर राज किया करता था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। लेकिन फिर बाद में लड़ाई हुई, उसके बाद समझौता हुआ और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग देश बना, उनकी अपनी अलग संस्कृति, सब कुछ। उसी आयरलैंड की कहानी है। कहानी वाकई दहलाने वाली है कि आयरलैंड में 9000 बच्चों की मौत की कहानी है, और इन 9000 बच्चों की जिस तरीके से मौत हुई वो दहलाने वाली है। अब खबर यह है कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी वीक शायद पार्लियामेंट के अंदर माफ़ी मांगेंगे पूरे देश से, और उन्होंने कहा है इसको राष्ट्रीय शर्म बताया। 50 से 56 हज़ार ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने ये जुल्म सही, और जो 9000 बच्चे जिनकी जान गई, जिनको मारा गया, जिनका कत्ल हुआ, कत्लेआम हुआ, वो आयरलैंड की कुल पैदा होने वाले बच्चों की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो करीब 15% है। मतलब जितने आयरलैंड में बच्चे पैदा हुए उनमें से 15% को इस तरीके से मारा गया, कत्ल किया गया, और वो सब क्यों? धर्म के नाम पर। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि इन बच्चों की जिस तरह से मौत हुई, उनमें से बहुत सारे बच्चों की मौत की जो कहानी आई वो ये है कि इन पर अलग अलग तरीके के वैक्सीन का टेस्ट किया गया और उस वैक्सीन ने इनकी जान ले ली। कहते हैं कुल 7 तरह की अलग अलग 7 टाइप ऑफ वैक्सीन इन बच्चों के ऊपर आजमाया गया और इन बच्चों की जान चली गई। तो 9000 बच्चों की कत्ल की कहानी है ये। कहानी आयरलैंड की है, जैसा मैंने आपको बताया। बात 1975 की है और 1975 की बात है ये। आयरलैंड में एक शहर है टूम, तो टूम में एक नई कॉलोनी बस रही थी, एक नया पूरा मोहल्ला आबाद किया जा रहा था। तो उसको बसने के लिए और बसाने के लिए वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था। जब खुदाई का काम चल रहा था तभी 2 बच्चे या कई बच्चे उस इलाके के आकर वहाँ खेलते थे। एक रोज़ 2 बच्चे जब खेल रहे थे तो अचानक वो चीख पड़े। जहाँ पे खुदाई चल रही थी उस खुदाई के हिस्से पे उन्होंने बहुत सारे इंसानी कंकाल देखे। जब उन्होंने इंसानी कंकाल देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो भाग कर आए और चीखते लगे, बदहवास थे। बड़े लोगों को उन्होंने बताया, अपने अपने घर वालों को बताया। लोगों को पहले भरोसा नहीं हुआ, लोग वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद देखते हैं वाकई जहाँ पे खुदाई चल रही है नई कॉलोनी बसाने के लिए, वहाँ पे पूरा इंसानी कंकाल बिखरा पड़ा हुआ है और उस खुदाई से वो कंकाल बाहर निकल रहे हैं। मामला बड़ा था, लेकिन उस वक्त इसको तूल नहीं दिया गया। और उसके पीछे ये थी कि आयरलैंड में एक लंबा इतिहास रहा है अकाल का। तो कहा गया कि शायद पहले कभी अकाल इस तरह से पड़ा हो और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई हो और इसलिए इसको दफना दिया गया हो। ये गुमनाम उस वक्त कब्रिस्तान रहा हो। तो बात आई गई हो गई कि ये कब्रिस्तान रहा होगा, किसी ज़माने में अकाल की वजह से लोगों की मौत हुई, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके घबराया जाए। तो उन बच्चों की निशानदेही पे, उन बच्चों की देखने के बाद कंकाल तो मिले, लेकिन ना उसकी जांच हुई है, ना बाकी बात आगे बढ़ी, बल्कि कहानी यही दे दी गई कि शायद अकाल से ये मरे और पुराना कोई कब्रिस्तान है जहाँ से कंकाल निकला। इसके बाद पादरी को बुलाया गया, फादर को बुलाया गया, उस जगह की को पाक कराया गया, शुद्धिकरण कराया गया और फिर वहाँ पे उस कॉलोनी को बसाने का काम शुरू हो गया। बात आई गई होगी, ये बात 1975 की है। अगर ये उस वक्त उसकी सरकार वहाँ की जो थी इस बात की जांच करती तो शायद वो चीज़ 2021 में सामने नहीं आती, बल्कि उसी वक्त आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद वक्त बीतता रहा, 37 साल गुजर गए, 37 ईयर, जब उन 2 बच्चों ने इतने कंकाल देखे थे। 37 साल के बाद 2012 में एक हिस्टोरियन थी, इतिहासकार, जिनका नाम है कैथरीन कॉर्लिस। कैथरीन कॉर्लिस आयरलैंड के टूम शहर पे एक अपनी शोध कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, और उनका जो शोध था वो था मदर एंड बेबी केयर होम। इस पूरी कहानी के जड़ में मदर एंड बेबी केयर होम ही है। मदर एंड बेबी केयर होम में कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे शुरुआत हुई, इसके ऊपर इतिहासकार कैथरीन ये अपनी एक स्टडी कर रही थी।
2012 में उनकी पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अब तक जांच की उससे उन्हें पता चला कि 1925 से लेकर 1961 तक इस मदर एंड बेबी केयर होम जो कि टूम शहर में आयरलैंड के करीब 800 बच्चों की मौत हुई थी। अब ये फिगर बहुत बड़ा था, मैं तो अभी 9000 की बात कर रहा हूँ, शुरुआत होती 800 चिल्ड्रन से कि उनकी मौत हुई। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी उनकी रिसर्च में कि इन 800 बच्चों की मौत जिस केयर होम में हुई, मदर एंड चिल्ड्रन केयर होम में, उन 800 बच्चों को कहाँ दफनाया गया इसका कोई रिकॉर्ड न केयर होम के पास है, न सरकार के पास है, न किसी चर्च जो संस्था है वहाँ की जो इसको चलाती है, न उनके पास। तो अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हुई, उन्हें दफनाया कहाँ गया, उनका कब्र कहाँ है? तो नतीजा यही निकला कि शायद उन्हें गुमनाम जगहों पे, अलग अलग जगहों पे दफना दिया गया। फिर यहाँ सवाल उठा कि फिर अलग अलग जगहों पे दफनाने की क्या वजह थी? मौत हुई तो फिर पूरे रस्म व रिवाज के साथ दफनाना चाहिए। इन सवालों के जवाब नहीं मिले तब। लेकिन कैथरीन की इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद आयरलैंड में हंगामा मच गया, क्योंकि बात 800 बच्चों की मौत की थी और बात 800 बच्चों की मिसिंग कब्र की थी कि उन्हें कहाँ दफनाया गया। तो जब उनकी रिपोर्ट आई तो मीडिया में भी हंगामा मच गया वहाँ पे। इसके बाद आयरलैंड सरकार को पहली बार दबाव में आना पड़ा और आयरलैंड सरकार ने कैथरीन की इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि मीडिया में शोर उठा, 800 बच्चों की मौत की बात थी, उनके कब्र, उनके दफनाने का रिकॉर्ड नहीं था, तो आयरलैंड सरकार ने फिर इस पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया और इसके लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। अब कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद 2012 की बात थी। कमेटी ने पहले अपना काम, जांच की, रिसर्च किया। इसके बाद टूम शहर में 2016 से खुदाई का काम शुरू किया और ये खुदाई का काम ठीक उसी जगह शुरू किया गया जहां सबसे पहले 1975 में 2 बच्चों ने इंसानी कंकाल देखा था, जब कॉलोनी को बसाने का काम शुरू हुआ था। और ये जो खुदाई हो रही थी, पता चला कि ये उस वक्त, उस जमाने में ये केयर होम का ही एक हिस्सा था। तो खुदाई शुरू हुई। खुदाई जब शुरू हुई तो उसके बाद उस जगह से और भी सैकड़ों कंकाल बाहर आ गए। 1975 में कुछ कंकाल बच्चों ने देखे थे और उसके बाद 2016 में और भी सैकड़ों कंकाल सेम उसी जगह से मिले। तो अब लापरवाही की हद देखिए कि अगर उसी वक्त ये जांच होती और खुदाई होती तो शायद ये कहानी उस वक्त अपने अंजाम तक पहुंच सकती थी। लेकिन न सरकार ने ऐसा किया, न बाकी लोगों ने किया और इस मामले को उस वक्त अकाल में मौत हुई ये कहकर इस कहानी को दबा दिया गया था। लेकिन कैथरीन की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की बनाई कमेटी, उस कमेटी की खुदाई ने इस सच को आखिरकार बाहर ले आया। जब ये बच्चों के कंकाल मिलने शुरू हुए तो आयरलैंड में एक बार फिर से हंगामा मचना शुरू हो गया। अब ये कहानी मैं इसलिए आज आपको सुना रहा हूं क्योंकि इस कमीशन ने 2016 में खुदाई की, उसके बाद लगातार जांच करती रही। 2016 से 2021 आ गया, आज 2021 है। 12 जनवरी 2021 यानी कि अब से आज 13 है या 14 है, आज शायद 14 जनवरी है। तो 2 दिन पहले आयरलैंड सरकार की बनाई इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, जो 3000 पन्नों की है, 3000 पेजेस, वो उन्होंने सबमिट कर दिए और ये रिपोर्ट बाहर आ गई। इस कमेटी की 3000 पन्नों की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में एक तरह से कोहराम मचा दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो सच है वो इतना कड़वा है कि जो भी सुना वही दंग रह गया। बात कैथरीन के उस रिपोर्ट से थी जो 2012 में आई, जिसमें 800 बच्चों की मौत की बात थी। लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 1922 से लेकर 1998 तक, यानी कि 76 ईयर, 76 साल तक, आयरलैंड के 18 मदर एंड चिल्ड्रन केयर होम में 9000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। 1922 से 1998 तक जो ऐसे केयर होम थे, 18, सिर्फ इन 18 केयर होम जो पूरे आयरलैंड में चला करते थे, इनमें 9000 बच्चों की मौत हुई, या यूं कहें कि इनका कत्ल हुआ। यह पहला खुलासा था। दूसरा खुलासा यह था कि जितने भी केयर होम थे ये वहां के कैथोलिक चर्च चलाते थे और राज्य सरकार उनको फंड देता था। आयरलैंड में कैथोलिक चर्च का बोलबाला है, वहां उसी के मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं।
अब सवाल ये कि जो केयर होम में 9,000 बच्चों की मौत की बात आई और ये सारे केयर होम वहाँ के कैथोलिक चर्च के लोग चला रहे हैं, तो कैथोलिक चर्च का इन बच्चों की मौत से क्या लेना देना, उनका क्या रिश्ता? इस सवाल ने और भी ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। इस सवाल के जवाब की जो कहानी थी वो ये थी कि जब ग्रेट ब्रिटेन से लड़ाई के बाद एक समझौते के तहत आयरलैंड एक आज़ाद देश बना, तो उस देश बनने के बाद वहाँ पे उनकी अपनी एक सोच थी और कैथोलिक के मानने वाले आयरलैंड में सबसे ज़्यादा थे। तो वहाँ पे कैथोलिक चर्च का दबदबा था, बोलबाला था और उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। कैथोलिक चर्च के अपने दबदबे के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी धार्मिक कट्टरवाद को लेकर, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि कैथोलिक चर्च की तरफ से ये कहा गया था कि बिना शादी के कोई बच्चा अगर पैदा करता है तो वो गलत है और उसको लोग वहाँ अपराधी की नज़र से देखते थे। पहली चीज़ मतलब आप बिना शादी से पहले आप सेक्स नहीं कर सकते, और अगर एक कुंवारी कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसको समाज से अलग थलग कर दिया जाता था और उसको भी एक अपराधी की नज़र से देखा जाता था। नंबर 3, अगर कोई कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो गर्भपात कराना चाहे तो वो भी गलत था और उसको भी एक अपराधी के तौर पर देखा जाता था। तो यानी ना आप शादी से पहले सेक्स कर सकते हैं, ना आप बच्चा पैदा कर सकते हैं और ना ही गर्भपात करा सकते हैं। ये कैथोलिक चर्च का उस वक्त कितना ज़बरदस्त असर था कि जो भी इस नियम को तोड़ता वो वहाँ पे एक अपराधी, एक मुजरिम की नज़र से देखा जाता था। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो इन चीज़ों को नहीं मानते थे और यहीं से इस कैथोलिक चर्च और इस केयर होम के पैदाइश की कहानी शुरू होती है। हुआ ये कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कुंवारी थी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो क्या करें, क्योंकि कानूनन वो गर्भपात भी नहीं करा सकती और फिर समाज उनको धिक्कार रहा है, उनको गलत नज़रों से देख रहा, अपना नहीं रहा है। तो कुछ ऐसे केसेस हुए उस वक्त, कुछ लड़कियों की मौत भी हो गई, कुछ ने सुसाइड किया। अब इन चीज़ों को ये करने के लिए फिर सरकार ने एक फैसला किया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब उस वक्त कैथोलिक चर्च सामने आया और उसने कहा कि जो बिन ब्याही माँ हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए इस तरह के चिल्ड्रन केयर होम बनाया जाएगा और इसी होम में इन अविवाहित कुंवारी लड़कियों को जो प्रेग्नेंट है रखा जाएगा, वहाँ उनकी डिलीवरी होगी और न सिर्फ उस गर्भवती लड़की की बल्कि उसके होने वाले बच्चों की पूरी परवरिश होगी, अच्छे से उनका रहन सहन होगा, उनका इलाज होगा, खाना दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे। और इसके बाद एक एक कर ऐसे 18 केयर होम आयरलैंड के अलग अलग इलाकों में खोले गए। लेकिन ख़ास ध्यान ये रखा गया कि ये जितने भी केयर होम थे ये शहर की आबादी, इज़्ज़तदार लोगों के इलाके से दूर सन्नाटे में खोले जाए, क्योंकि सोच वही थी ये सब अपराधी हैं। तो समाज के बीचों बीच कुंवारी लड़कियों की डिलीवरी करवाना, उनको रखना, उनका पालन पोषण करना वो कैथोलिक चर्च के हिसाब से गलत था। तो उन्होंने ऐसे सारे केयर होम खोले दूर दराज के इलाकों में। 18 केयर होम खोले गए। सरकार ने फंड दिया कैथोलिक चर्च को कि ठीक है, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके डिलीवरी के लिए, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो बाकायदा पैसे देने शुरू हुए। लेकिन असलियत ये थी कि कैथोलिक चर्च की तरफ से खोले गए इन केयर होम में वो सारी चीज़ें होती ही नहीं थी। जो अपने देश के कई ऐसे केयर होम के किस्से आपको पता है, समय समय पर आता रहता है। आखिरी बिहार का मामला था उस बालिका गृह का। तो वहाँ पे भी जब वो आती तो कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए इंतज़ामिया कमेटी के जो लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे, उन्हें बड़ी हकारत की नज़र से देखते, उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते, उन्हें ठीक से खाना नहीं देते, ठीक से दवा नहीं देते। तो कुछ तो यूँ ही हो जाती, बहुत सारे बच्चे तो गर्भ में ही मर जाते और जो पैदा होते वो भी साल भर से ज़्यादा जीते नहीं, क्योंकि ना उनको इलाज मिलता, ना उनको ढंग से खाना पीना मिलता, मतलब कोई ढंग से परवरिश नहीं और कोई ख्याल नहीं रखा जाता। फंड आते, पैसे आते, लेकिन कैथोलिक चर्च की पूरी भावना और नज़रिया ऐसी लड़कियों और ऐसे बच्चों को लेकर बहुत बुरा था। उनका मानना था कि ये अपराधी हैं और इन्होंने नियम तोड़ा है, इनको इस तरीके से अच्छी चीज़ों के ये हकदार ही नहीं है। तो ना मेडिकल केयर होता, ना उनको खाने पीने का कोई ख्याल रखा जाता और इस वजह से बहुत सारे बच्चों और इवन लड़कियों की भी मौतें होने लगी। यहाँ तक कि खबर ये भी आई कि ऐसी जो अविवाहित लड़कियाँ थीं उनके साथ बाकायदा केयर होम के जो लोग हुआ करते थे और कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, उनका शोषण तक करते थे। कहते हैं कि इस दौरान में 76 साल में करीब 56,000 प्रेग्नेंट लड़कियां इन 18 अलग अलग केयर होम में पहुंची डिलीवरी के लिए, क्योंकि समाज उन्हें अपना नहीं रहा था। और इन सभी ने, बहुत सारे तो गर्भ में ही मर गए बच्चे। जो बच्चे पैदा हुए साल भर भी शायद उन्होंने अपना पहला बर्थडे भी नहीं मनाया, उनकी मौत हो गई लापरवाही की वजह से। कुछ बच्चे जो बचे वो अलग शोषण के शिकार हुए
वहाँ पे उनके ऊपर अलग अलग रिसर्च किया गया और कहते हैं कि टोटल 7 ऐसी वैक्सीन थी जो इन बच्चों के ऊपर आजमाया गया और इस वैक्सीन के टेस्ट से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। तो जब इन बच्चों की मौत होने लगी और इनको एक तरह से अलग अलग टॉर्चर करके भी मारा गया, खाना पीना भूखा तो रखा जाता ही था, तो फिर इनको क्या करें? तो इनकी मौत और इनकी लाश को छुपाने के लिए दुनिया से इन्हें अलग अलग जगहों पे यूं ही, जो उनका अपना एक कब्रिस्तान हुआ करता था कैथोलिक उनका, वो उन ऑफिशियल कब्रिस्तान में इन बच्चों को जो ख़ास तौर पर बिना शादी के माँ बनी, कुंवारी माँ बनी और बच्चे को जन्म दिया, उनको नहीं दफनाया जाता था। और बच्चों की मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्हें अलग अलग जो केयर होम थे वहीं पे, एक तो केयर होम दूर दराज के इलाके में जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने खोला हुआ था, तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, तो उसी के आसपास सुनसान इलाके में गड्ढा खोद कर उन बच्चों को वो दफना देते। कई बच्चों को कहा गया, बेचा भी गया, जो बच्चे फिर भी ठीक ठाक निकले उनको बेचकर बाकायदा पैसे कमाए गए। इन सारे जब कमेटी ने 18 केयर होम के रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें हज़ारों बच्चे के तो रिकॉर्ड ही नहीं मिले, जो हुए कि पैदा है, लेकिन कहाँ गए नहीं मालूम, क्योंकि जो कंकाल मिले कम से कम 9000 के करीब इन्होंने अभी तक बच्चों की मौत की बात कही है, लेकिन 9000 के अलावा भी जो रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो बहुत सारे बच्चे गायब हैं। उनके बारे में ये भी है कि शायद उनको अलग अलग जगहों पे बेच दिया गया, भेज दिया गया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, और इससे पहले एक और चीज़ भी थी कि 1998 में जब ये मामला 1975 में उस बच्चे का आया और उसके बाद धीरे धीरे ये बात सुगबुगाहट मीडिया में थी, तो कैथोलिक चर्च के इन केयर होम के ऊपर जब उंगलियां उठी तो और ज़्यादा इस मामले में हंगामा ना हो, 1998 में ऐसे जितने भी केयर होम थे उसको बंद कर दिया गया। जो आखिरी केयर होम था वो 1998 तक ही था, इसके बाद बंद कर दिया गया ताकि इस तरह के जुल्म की कहानी दुनिया के सामने ना आ सके। आयरलैंड के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं माइकल मार्टिन। इस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आयरलैंड के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है और इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और कोई हमारे देश में अभी तक, मतलब इससे बड़ी शायद नहीं हुई। तो एक प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, उन्होंने बाकायदा ये कहा है उन तमाम बच्चों जिनकी मौत हुई, जिनकी माँओं की मौत हुई और जिनकी माँ जो डिलीवरी के बाद वहाँ से निकल गई, बाद में उन्हें पता चला इस कमेटी के ज़रिए कि उनके बच्चों की तो मौत हो गई, उन सभी परिवार से और पूरे देश से माइकल मार्टिन ने, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, इसी वीक वहाँ की पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने का ऐलान किया और वो बाकायदा ऑफिशियली इस बारे में माफ़ी मांगी है। अब यहाँ तक तो कहानी यह है कि 9000 बच्चों की मौत हुई एक आंकड़े के मुताबिक, लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें जो कमेटी में लोग थे, उन्हीं कमेटी के लोगों के हिसाब से माने तो ये फिगर शायद 9000 बच्चों की मौत का नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा का है, क्योंकि बात 1922 से 1998 तक करीब 76 साल 76 ईयर है, जब 18 केयर होम, आखिरी केयर होम 1998 में जो था जिस पे ताला लगाया गया, तो 76 सालों में 56,000 ये तो डेटा जो कलेक्ट किए गए हैं वो आए, ऐसी कुंवारी लड़कियां जो प्रेग्नेंट थी इन 18 केयर होम में पहुंची। उन 56,000 में से 9,000 बच्चों के मरने की बात आ रही है। अब यहाँ पे ये है कि 56,000 प्रेग्नेंट पहुंची थी, तो 9 के बाद भी अगर हम देखें तो करीब 47,000 महिलाओं ने भी बच्चों को जन्म दिया। उनमें से भी बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं कि नहीं है, न इस केयर होम के रिकॉर्ड पे है, फाइल पे, ना कहीं और है। तो ये भी है कि ये फिगर 9000 है या उससे ज़्यादा है, लेकिन कहानी इसलिए दहलाने वाली है कि धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर एक समाज में कुंवारी लड़कियों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, उनके बच्चों को जिस तरह मारा गया, उनके बच्चों के ऊपर जिस तरीके से बिना माँ बाप से पूछे हुए, बिना किसी की सहमति के अलग अलग वैक्सीन के ट्रायल किए गए। आपको पता है कि अभी कोरोना की जो वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं उसमें बाकायदा वॉलंटियर्स लिए जाते हैं, पूछा जाता है, आपसे फॉर्म भराया जाता है कि आप इसमें शामिल होंगे अपनी मर्ज़ी से, नहीं होंगे, तब अगर उसकी सहमति है, उसकी हामी है, तब आप उसके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन बच्चों की जिनकी उम्र छोटी, जिन्हें दुनिया की समझ नहीं, उन बच्चों को जानवरों की तरह उनके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया और 7 अलग अलग किस्म के वैक्सीन ट्रायल किए गए। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा जानवरपना हुआ, किस बेदर्दी से इन बच्चों की मौत हुई और अब जाकर ये खुलासा हुआ है।
एक हिस्टोरियन के रिसर्च की वजह से ये सच सामने आया। अगर वो कैथरीन शायद ना करती इस पे शोध, तो इन सारी बच्चों का ये सामूहिक कब्रगाह आज भी छुपा रहता, एक राज होता। लेकिन उनकी कोशिश, एक अकेली महिला की ये कोशिश है जिसकी वजह से दुनिया का सबसे ये शर्मनाक कांड आज दुनिया के सामने आया है। और आयरलैंड की उसी कमेटी ने जिसने बनाया, उसने इस रिपोर्ट पे मुहर लगाई। कैथरीन ने तो सिर्फ 800 बच्चों की बात की थी, ये 9000 तक गए। लेकिन 9000 ही है या इससे भी आगे हज़ारों है, ये पता नहीं। शायद आने वाले दिनों में इसके बारे में और सच सामने आए। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी। आज कहानी में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से एक कपल इंडिया आया था और ये बात है करीब करीब 29-30 साल पुरानी। तो ये दोनों बेंगलुरु पहुंचे थे और बेंगलुरु में एक लाश मिली थी, एक अंग्रेज़ की लाश। उस लाश के ज़रिए पुलिस उस लॉज तक पहुंचती है जहां वो अंग्रेज़ ठहरा हुआ था और वहां एक लेडी से मुलाकात होती है, वो भी अंग्रेज़। और वो लेडी रो रही थी, पुलिस को देखकर घबराई और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई और उसने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। फिर इसके बाद जांच होती है, उसके बाद रेपिस्ट पकड़े जाते हैं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जाती है। वो पूरा पार्ट उस स्टोरी में मैंने आपको सुनाया था और आज की स्टोरी में उसका लिंक क्लास में डाल दूंगा ताकि जिन लोगों ने वो स्टोरी नहीं सुनाई थी आज की कहानी के बाद उसे ज़रूर सुन लें। तो वो कहानी तो मैंने आपको सुना दी थी, उस अंग्रेज़ जिसके साथ, लेडी जिसके साथ रेप हुआ, कैसे उसके रेपिस्ट को पकड़ा गया। तब पुलिस ने 2 टीमें बनाई थी, एक उस लेडी के रेप के केस को सुलझाने के लिए और एक दूसरी टीम उस ब्रिटिश जिसका मर्डर हुआ था उसके कत्ल की तफ्तीश के लिए। तो मैंने एक पार्ट आपको सुनाया, उस लेडी के साथ जो रेप हुआ वो कातिल तक कैसे पुलिस पहुंची। लेकिन उसके पार्टनर का जो कत्ल हुआ वो कहानी अधूरी थी। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, बाकी लोगों से फिर बातचीत हुई और अब उस अंग्रेज़ जिसका कत्ल हुआ था, एक ही रात में उसकी पार्टनर का रेप और फिर उसका कत्ल, 8 किलोमीटर का दायरा। तो वो कहानी कि उस कत्ल के बाद कैसे हुआ, उस कातिल तक पुलिस कैसे पहुंची, उस अंग्रेज़ का नाम कैसे पता चला और कैसे एक फॉरेंसिक रिपोर्ट ने 29 साल पहले पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया था। तो पेश है पूरी कहानी। ये कहानी है 1996 की। नया साल का खुमार उतर चुका था, 5वां दिन था, 5 जनवरी 1996। अचानक बेंगलुरु पुलिस को खबर मिलती है कि बेंगलुरु में एक सुनसान जगह पर, जो इलाका था चंद्रा लेआउट, वहाँ एक फॉरेनर की लाश पड़ी हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, देखती है कि हाँ एक लाश पड़ी है, उसके सर पर और बाकी जगहों पे चोट के निशान हैं और बाकी उसकी शिनाख्त के लिए कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं सिवाय एक पर्ची के जो उसकी जेब में थी और वो पर्ची जो थी वो एक कपड़े का बिल था। उस बिल के ज़रिए पुलिस उस शॉप तक पहुंचती है। उस शॉप पर जाकर उस बिल को दिखाया जाता है तो वहाँ से उस मरने वाले का नाम पहली बार सामने आता है। पता चला वो जो पर्ची थी उसने कुछ शॉपिंग की थी और उसी का वो बिल था जो उसकी जेब में था और उस बिल पर उसका नाम लिखा हुआ था जेम्स विलियम्स स्टुअर्ट। तो मरने वाले का नाम जेम्स विलियम स्टुअर्ट था। अब पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तफ्तीश शुरू की। अब पैरेलल उधर 2 इंक्वायरी चल रही थी, एक उसकी पार्टनर की जिसके साथ रेप हुआ और एक दूसरी टीम बनाई गई। तब एक इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम हुआ करते थे उनकी लीडरशिप में। तो अब इंस्पेक्टर अजीम की जिम्मेदारी ये थी कि वो स्टुअर्ट के मर्डर के केस को सुलझाए। अब कोई विटनेस नहीं, कोई गवाह नहीं और जो जगह थी जहाँ पर लाश मिली थी, वहाँ से लाश मिलने के बाद उसी केस के सिलसिले में पुलिस एक गेस्ट हाउस तक पहुँची थी जहाँ वो लेडी मिली थी और जिसने कहा था कि उसका रेप हुआ है। तो उस लेडी के ज़रिए पुलिस को ये पता चला कि ये दोनों उस रात 5 जनवरी को एक रेस्तरां में गए थे और वहाँ उन्होंने खाना खाना था रात का। लेकिन रेस्तरां में जाते ही जैसे ही खाना शुरू हुआ उसके बाद अचानक स्टुअर्ट के पेट में दर्द हुआ। उसने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तुम खाना खाओ, मैं गेस्ट हाउस वापस जा रहा हूँ। और वो अपनी पार्टनर को छोड़कर चला गया। लेकिन उसके बाद वो लौटा नहीं। इधर उसकी पार्टनर जब खाना खाकर जाती है तो ऑटो वाला उसको ले जाकर दूर उसके साथ रेप करता है। तो ये दोनों कहानी थी, लेकिन 2 टीम अलग अलग जांच कर रही है। तो पुलिस जब उस लेडी से बात करती है तो पता चलता है कि इन दोनों ने रात को रेस्टोरेंट में खाना खाया था। उसके बाद वो गायब और उस रेस्तरां से उस जगह की दूरी थी 8 किलोमीटर जहाँ स्टुअर्ट की लाश मिली थी। अब पुलिस बाकी तफ्तीश कर रही है। उस ज़माने में ना CCTV कैमरे, ना मोबाइल का इतना चलन, तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन अपनी कोशिश में लगी रही। इसी दौरान अब लास्ट जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो पुलिस को मिली।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी हुई थी, सर पे किसी बदनी चीज़ से मारा गया है, बाकी सारी चीज़ें थी। लेकिन एक ऐसी चीज़ लिखी थी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिससे पुलिस के कान खड़े हो गए। इंस्पेक्टर अजीम को लगा कि शायद ये वो चीज़ है जिससे वो कातिल तक पहुंच सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मरने वाले यानी स्टुअर्ट के गले के फूड पाइप में खाना मिला है और वो बिल्कुल ताज़ा, हजम भी नहीं हुआ। और इसका मतलब ये है कि जिस वक्त स्टुअर्ट की मौत हुई उससे मुश्किल से 8-10 मिनट पहले उसने खाना खाया, कुछ भी फूड कंज्यूम किया है, तो मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फूड पाइप में वो खाने का अंश मिला। अब जब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पढ़ा इंस्पेक्टर अजीम ने, तो उन्हें लगा कि 10 मिनट पहले मुश्किल से खाना खाया और 10 मिनट के बाद उसका कत्ल हो गया। यानी इस रेस्तरां से वो जहाँ गया वो सब कुछ 10 मिनट के अंदर हो चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जो बॉडी मिली है वो उस रेस्तरां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ तक पहुँचने में ही 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगेगा। तो अगर कत्ल खाना खाने के ठीक 10 मिनट के अंदर हो गया तो फिर बॉडी 8 किलोमीटर दूर कैसे थी? इसका मतलब यह है कि कत्ल करने के बाद लाश वहाँ फेंकी गई। अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई तो अब ये तय करना था कि जिस रेस्तरां में इन लोगों ने खाना खाया वहाँ से उस जगह की जो रूट है जहाँ बॉडी मिली है, चंद्रा लेआउट इलाके का नाम, वो रूट कौन सा है, वहाँ कौन कौन से रास्ते में क्या क्या जगह पड़ती है और ऐसे कौन कौन से जगह हो सकते हैं जहाँ पर स्टुअर्ट को मारा गया हो। अब चूंकि कत्ल रात को हुआ, बॉडी रात को मिली, तो फिर इंस्पेक्टर अजीम ने तय किया कि वो रात को ही उस रेस्तरां से उस जगह तक जहाँ बॉडी मिली है वो चक्कर काटेंगे टीम के साथ और देखेंगे कहाँ पे पॉसिबली स्टुअर्ट को मारा जा सकता है। अब पुलिस की टीम लग गई इसमें, निकली और उस रेस्तरां से लेकर रास्ते में कहाँ कहाँ, और ये भी देख रही है टाइमिंग कि 10 मिनट के अंदर अंदर, और अगर मर्डर हुआ है तो इसका मतलब है कि पहुंचने में मुश्किल से 5 मिनट, बाकी 5 मिनट के अंदर कत्ल हुआ होगा। तो 5 मिनट के दायरे में कौन कौन सी ऐसी जगह है, तो जब वो निकले तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली। कुछ चर्च मिले, स्कूल मिला, वहाँ जाकर पूछताछ की कि आप लोगों ने 5 जनवरी की रात कुछ देखा, पर कोई क्लू नहीं मिला, किसी ने कुछ बताया नहीं कि नहीं ऐसी कोई भी अजीब चीज़ उन्होंने नहीं देखी। अब धीरे धीरे आसपास के जितने भी इलाके, खासतौर पर पुलिस की नज़र थी उन इलाकों पर जहाँ पर सन्नाटा, सुनसान हो, क्योंकि खुलेआम तो कत्ल कोई अंग्रेज़ का करेगा नहीं, इस तरीके से लोग पहचान जाएंगे ये टूरिस्ट है। तो वहाँ पे बहुत सारी जो ऐसी जगह थी, चर्च रात को सुनसान, स्कूल रात को चलता नहीं है वो भी खाली, वहाँ सारी चीज़ें बात कर ली लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब अगली रात आ गई, पुलिस अब और आगे बढ़ी, एक एक चीज़ को देख रही है, कुछ सुनसान ऐसी जगह है। तभी आगे चलकर पुलिस को एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उस पेट्रोल पंप को अब कन्वर्ट करके एक तरह से एक, आप ये समझ लें कि गोडाउन बना दिया गया था और वो स्टील और बाकी चीज़ें वहाँ पे सब सारे सामान रखे होते थे और वो भी सन्नाटे में था और वो उसी दायरे में था उस रेस्तरां के और उस 10 मिनट के जिसमें स्टुअर्ट का कत्ल हुआ था। अब पुलिस पहुँचती है उस पुराने पेट्रोल पंप वाली जगह पर जो अब एक गोडाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ जाने के बाद पुलिस की नज़र एक गार्ड पर पड़ती है, सिक्योरिटी गार्ड था, कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, एक ही गार्ड काफ़ी था। अब इंस्पेक्टर अजीम और उनकी टीम पहुंची और उस गार्ड से पूछा कि भाई यहाँ 5 जनवरी की रात कुछ हुआ, आपने कुछ देखा? गार्ड ने कहा नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा और वैसे भी मैं यहाँ 7 जनवरी से ड्यूटी पर हूँ, मुझे यहाँ आए हुए 2-3 दिन ही हुए। तो उसने कहा अच्छा पहले कौन था? तो बोला साहब जो पहले यहाँ पे गार्ड था वो अचानक छुट्टी पर चला गया, ये हो सकता है उसने नौकरी छोड़ दी और बस उसने इतना कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मैं घर जा रहा हूँ और वो चला गया। बड़ी नॉर्मल सी बात थी पुलिस और गार्ड के बीच की। फिर इधर उधर ढूंढते रहे, अचानक इंस्पेक्टर अजीम को ख्याल आया कि ये गार्ड 2-3 दिन पहले अचानक चला गया और पिछले काफ़ी वक्त से यहाँ काम कर रहा था और जिस रात की बात है उसके अगले ही दिन से ये गायब है। इसका अचानक छुट्टी पर जाना, अचानक नौकरी छोड़ना और जो 5 जनवरी की बात हो रही है उसके नेक्स्ट डे 6 जन, तो कहीं ये दोनों केस की कड़ियाँ इस गार्ड तक तो जाकर नहीं जुड़ती है। अब जैसे ये ख्याल आया, क्योंकि सारी चीज़ें मिल रही थी कि गार्ड का उसी सुबह से ड्यूटी पर चले जाना, नए गार्ड का आना अचानक इमरजेंसी में, तो अब
पुलिस को लगा कि कुछ तो है, अब इस गार्ड के बारे में जानकारी हासिल करना है। तो एक सिक्योरिटी एजेंसी थी वहाँ पर जिसने इस गार्ड को रखा था। और ये जो सिक्योरिटी एजेंसी थी, ये कोई मामूली सिक्योरिटी एजेंसी नहीं थी, बल्कि ये सिक्योरिटी एजेंसी एक ऐसे शख्स की थी जो आगे चलकर कर्नाटक में एमएलए बने। और इस सिक्योरिटी एजेंसी का नाम था गरुड़ा सिक्योरिटी सर्विसेज। और जो इनको देख रहे थे गरुड़ा सिक्योरिटी सर्विसेज को, वो बेटे थे कर्नाटक के एक्स डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के। तो ठीक ठाक प्रोफाइल, पोर्टफोलियो। और ये थे मिस्टर BN गरुड़ाचर, जो गरुड़ाचर डीजीपी थे कर्नाटक के। तो उनके बेटे जो बाद में एमएलए बन गए, उदय गरुड़ाचर, उनकी ये सिक्योरिटी एजेंसी थी जो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी जगहों पर गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को सप्लाई करते थे। अब अच्छी खासी बड़ी नामी सिक्योरिटी कंपनी। अब ये लगा कि वहाँ जाएंगे तो पहले टीम गई, सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा, भाई आपका एक गार्ड था जो उस पेट्रोल पंप पर काम करता था, वो अचानक चला गया, तो आप कुछ उसके बारे में बताएंगे। उस गार्ड का नाम था महादेवैया। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कहकर टाल दिया कि देखिए, हम अपने सिक्योरिटी गार्ड की पर्सनल डिटेल आपको नहीं दे सकते। तब तक इंस्पेक्टर अजीम सादी वर्दी में थे, एजेंसी वाले ने पहचाना नहीं। फिर उन्हें लगा कि ऐसे तो डिटेल मिलेगा नहीं और उस सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचना ज़रूरी है। तब उन्होंने जो भी वहाँ पे इंचार्ज था उससे कहा कि MG रोड पर एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी हुई है करीब 1 करोड़ रुपए की, और उस MG शॉप में भी सिक्योरिटी आपकी कंपनी ने प्रोवाइड किया है, तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी आपके हैं। इत्तेफाक से MG रोड से जो रॉबर हैं, लुटेरे हैं, जब वो लूट कर भाग रहे थे तो आपके उसी पेट्रोल पंप पुराने के पास से गुजरे हैं और फिर आगे जाकर गायब हो गए। मामला 1 करोड़ का है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी अच्छी है, तो आपके इस गार्ड से हमें मदद मिल सकती है उन लुटेरों को पकड़ने में। तो इसमें आपकी सिक्योरिटी एजेंसी का नाम भी होगा। अब जैसे ही ये बात सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर को पता चला, फिर पता चला कि ये सामने वाले इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर अजीम, और उसे लगा कि हमारे गार्ड को किसी मुश्किल की वजह से नहीं ढूंढा जा रहा, बल्कि मदद मांग रही है पुलिस। उसने अपने सीनियर बॉसेस से बात की, फिर उसने कहा ठीक है साहब, हम देते हैं, अगर अच्छा काम है, आप हमारे गार्ड की वजह से रॉबरी सुलझ जाए, इससे बेहतर क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का नाम भी होगा। अब उसने पता दे दिया महादेवैया का। महादेवैया मांड्या डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, गिरिनगर में, बेंगलुरु में। अब इंस्पेक्टर अजीम अपनी एक टीम को लेकर गिरिनगर पहुंचते हैं, उस बताए हुए पते पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा नॉक होता है, अंदर एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है, सादी वर्दी में पुलिस। उन्होंने पूछा कि भाई हम यहाँ महादेवैया से मिलने आए। वो कहता है जी मैं हूँ, शायद वो थोड़ा सा बीमार था। इसके बाद महादेवैया को गाड़ी में बिठाया जाता है और बेंगलुरु लाया जाता है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है। उसे पूछा जाता है कि तुम अचानक 6 जनवरी को ही क्यों नौकरी छोड़ कर गए, उससे पहले तो तुम सवाल सब कुछ ठीक था, और उससे रात एक लाश मिली थी, तुम्हारा उसका क्या कनेक्शन, तुमने मारा है। ये सुनते ही वो कांपने लगा, फिर बोला साहब मैं कातिल नहीं हूँ, लेकिन मैं डर गया था इसलिए चला गया। तो उसने कहा क्यों डरे, क्या कहानी है। तब उसने बताया कि साहब जिस पुराने पेट्रोल पंप पे मैं ड्यूटी देता था, उस जगह पर अक्सर 2 लोग आया करते थे, उनमें से एक का नाम फ़खरुद्दीन और एक का नाम शब्बीर अहमद, और इसके अलावा एक सनाउल्ला नाम का ऑटो ड्राइवर। तो ये रात को आकर बैठा करते थे, मैं भी, मेरा टाइम पास हो जाता था, गप्पे मारते थे, कभी कभी ये लोग ड्रिंक करते थे। बोला ये सभी 5 जनवरी की रात आए थे। ख़ासतौर पर पहले 2 लोग आए, उनमें से फ़खरुद्दीन और शब्बीर था, और इन दोनों के साथ एक अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ से ये कुछ ड्रग्स की बात कर रहे थे। फिर अचानक अंग्रेज़ ने कुछ पर्स खोला, उसमें काफ़ी पैसे थे। फिर इन दोनों में कुछ बात हुई, मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसका अचानक उन्होंने, जब अंग्रेज़ वहाँ से जाने लगा तो उसे पकड़ा और लोहे के रॉड से उसके सर पर हमला कर दिया। फिर उसके सारे पर्स वर्स ले लिए, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि ये तो मर गया। वो दोनों घबरा गए। उसके बाद बॉडी को उन्होंने साइड में रखा। फिर सुबह करीब 4 बजे के आसपास ऑटो ड्राइवर सनाउल्ला अक्सर नाइट ड्यूटी करके यहाँ थोड़ी देर सुस्ताने आता है, वो आया। फिर सनाउल्ला को इन दोनों ने बताया, फ़खरुद्दीन और शब्बीर ने। फिर लोगों ने उसकी लाश को एक कपड़े में लपेटा और उसी ऑटो में डाला, और फिर इसके बाद यहाँ से चले गए। मुझे आगे की कहानी नहीं मालूम। अब उसने 3 नाम बताए, लेकिन उसने कहा कि मैं डर गया था, मेरा कोई रोल नहीं था। जब ये सारी बातचीत हो गई तो पुलिस के पास 3 नाम थे। पहले वो फ़खरुद्दीन के पास गए, उसे उठाया, फिर शब्बीर अहमद को उठाया, फिर इसके बाद सनाउल्ला को उठाया। जब तीनों को उठाया
तो फिर एक कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि उसी रात, जिस रात स्टुअर्ट की गर्लफ्रेंड का रेप हुआ था, स्टुअर्ट तबीयत खराब या पेट में गड़बड़ी की वजह से रेस्तरां से बाहर निकला और वो घर जाने लगा। रास्ते में उसे फखरुद्दीन और शबीर मिला। उसने उससे कहा कि हमारे पास गांजा है, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो ड्रग्स खरीदते हैं, और उसने उनको बहुत सस्ते में देने का वादा किया। उसने कहा ठीक है। उसने कहा थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पे रखा हुआ है। अंग्रेज़ उसके पीछे पीछे वो चल पड़ा स्टुअर्ट। उसके बाद वो इसी पुराने पेट्रोल पंप पर लाया, उसने उसे दिया। जब अब तक कोई इरादा नहीं था लूटपाट का। जब गांजे के बदले पैसे देने के लिए स्टुअर्ट ने अपना पर्स खोला तो उसने देखा कि उसमें काफ़ी पैसे हैं। इनकी नीयत बिगड़ गई, इन्होंने उसको लूटने की कोशिश की। स्टुअर्ट ने विरोध किया और इसी विरोध के दौरान उन्होंने लोहे के रॉड से उसके सर पर हमला कर दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो मर गया। फिर क्या करें, तो उन्होंने अपने ऑटो ड्राइवर साथी सनाउल्लाह के साथ मिलकर दोनों ने देर रात उसकी बॉडी को वहाँ रखा और फिर ले जाकर वहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। अब ये तीनों गिरफ्तार हो गए। इन तीनों के साथ एक और साथी भी इनका गिरफ्तार हुआ, और उसकी गिरफ्तारी की वजह ये थी कि जब स्टुअर्ट और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों रात को रेस्तरां खाना खाने जा रहे थे, तब उनमें से एक ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीज़ी की थी और उसे पता था। तो फिर ये सब रात को क्या हुआ है, तो एक एक कर सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद ये कोर्ट में केस गया। कोर्ट में केस जाने के बाद इन चारों को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन महादेवैया को बरी कर दिया गया था, इसलिए कि उसका इस मर्डर में कोई रोल नहीं था। सिर्फ इतनी गलती थी कि उसके सामने एक क्राइम हुआ, एक जुर्म हुआ, और उसने पुलिस को बताने की बजाय वो वहाँ से भाग गया। बट उसने दलील ली कि वो डर गया था, तो इसीलिए उसको इस मामले में कोई सज़ा नहीं। बाकी चार को ताउम्र कैद की सज़ा हुई। अब चारों जेल पहुँच गए। अब यहाँ से कहानी एक दूसरी करवट लेती है। अब जब सभी जेल पहुँच गए, जेल जाने के बाद अब इनकी सारे गरीब घर से ही थे, कमाने वाले लगभग यही थे। अब इनकी फैमिली में दिक्कतें शुरू हो गई। तो इंस्पेक्टर अजीम जो थे, उनसे इनका परिवार के लोग चारों के अलग अलग मिलने आते थे। एक बार पता चला कि इनमें से एक की बहन की शादी है, लेकिन पैसे नहीं है। इंस्पेक्टर अजीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पैसे कलेक्ट किए, पैसे भिजवाए और शादी करवाई उनमें से एक अक्यूज की। जो उम्र कैद की सज़ा हुई थी तब 14 साल की होती थी। फिर एक की माँ बीमार हो गई, पिता पहले ही मर चुके थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। फिर इंस्पेक्टर अजीम ने अपने डिपार्टमेंट पुलिस वालों के साथ मिलकर इकट्ठा किया, माँ का इलाज करवाया। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का ये भी पुलिस ने किया। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। फिर इंस्पेक्टर अजीम ने भी पुलिस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में उतर आए। पॉलिटिक्स में उतरने के बाद 2004 में कर्नाटक असेंबली का इलेक्शन लड़ा वहाँ पर, और जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, इस दौरान में ये लोग अपनी सज़ा काट चुके थे और कुछ को जेल में चुके छुट्टियाँ भी गिनी जाती हैं। तो 14 साल की सज़ा थी उस वक्त के हिसाब से उम्र कैद, लेकिन वो छुट्टियाँ, पैरोल, ये सब मिलाकर वो थोड़ा पहले ही हो गया। तो लगभग 10-12 साल में सभी बरी हो गए। बरी हो गए तो एक दिन इंस्पेक्टर अजीम, जो इंस्पेक्टर रहे नहीं, पॉलिटिशियन बन गए थे, एक असेंबली इलेक्शन में ओपन जी पर अपने ही चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे। जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके कार्यकर्ताओं के बीच में एक शख्स उनके इलेक्शन के पॉम्फलेट जो है वो बांट रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि ये उन चारों में से एक था जिसे इन्होंने पकड़ा था, जिसे उम्र कैद की सज़ा हुई। अब अजीम घबरा गए, क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया था, उम्र कैद की सज़ा दिलवाई, और वो बेहद करीब उनके उस रैली में। उन्हें लगा ये बदला लेने आया। अपने लोगों को इशारा किया। इशारा करने के बाद वो जब सब करीब आए तो फिर उसे बुलाया। बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका नाम फखरुद्दीन था। तो आया और उसने बोला कि सर मैं आपके इलेक्शन में कैंपेनिंग अपने मर्जी से करने के लिए आया हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने मेरे घर वालों पर जो एहसान किया है, मैं किसी तरह उसको उतारना चाहता हूँ। जब मेरी माँ बीमार थी तो आपने अस्पताल में इलाज करवाया, और हालांकि वो बाद में नहीं रही, लेकिन फिर आपने उनके आखिरी रस्म के लिए भी पैसे भिजवाए। तो हम लोगों ने तय कर लिया था जेल में चारों ने कि बाहर आने के बाद कोई कभी क्राइम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है।
इसके बाद उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर अजीम ने, एक्स इंस्पेक्टर अजीम ने, कि उन्होंने सारे कर्नाटक के रिकॉर्ड खंगाल लिए। उस इंसिडेंट के बाद इन चारों के नाम कर्नाटक के किसी क्राइम में कभी सामने नहीं आया। तो कई बार असली पुलिसिंग जो होती है, लोगों को सज़ा तो देना, लेकिन फिर वापस उसको सुधारने के छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी, उससे भी इंसान बदल सकता है। एक कहानी एक ये भी सबक देती है कि छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे सबूत कैसे किसी भी पेचीदा केस की गुत्थियां सुलझा सकती हैं। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक लाइन कि मरने से पहले या मौत से 10 मिनट पहले उसने खाना खाया था, क्योंकि फूड पाइप में वो खाना वैसे ही था। अब इस 10 मिनट को पकड़कर पुलिस ने सबसे पहला जो निकाला क्लू वो यही था कि 8 किलोमीटर दूर तो इसका कत्ल हुआ नहीं, क्योंकि 10 मिनट में वो पहुंच नहीं सकता और रेस्तरां से निकलने के फ़ौरन बाद इसे मारा गया। तो उस 10 मिनट को कैलकुलेट करके उस रेस्तरां से आसपास की अगर जगह की पुलिस छानबीन या तलाशी नहीं करती और एक छोटे से गार्ड की बात, बहुत मामूली बात, कि मैं 2-3 दिन पहले आया हूँ, मुझसे पहले वाला गार्ड चला गया, इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हाजिर दिमागी और दिमाग लगाना कि सिर्फ 2-3 दिन पहले वो गार्ड अचानक क्यों गया, ये भी एक लाइन ऐसी थी। ये दो चीज़ें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की 10 मिनट वाली बात और एक गार्ड का ये बोलना कि दूसरा गार्ड अचानक गया, इन दो चीज़ों ने कायदे से इस मर्डर के केस को सुलझा दिया। इसीलिए कहते हैं क्राइम सीन में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में छोटी छोटी बातें अगर एक आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर दिमाग में रखे तो फिर मुश्किल नहीं है किसी भी पेचीदा केस को सुलझाना। बट ज़रूरी है आँख कान नाक सब खुले रहे और छोटी छोटी चीज़ों से आप सुराग ढूंढें। तो ये थी आज की कहानी, और मैंने कहा कि जो इसी कहानी का जो पहला पार्ट था जो मैं आपको सुना चुका था, स्टुअर्ट की पार्टनर का कैसे रेप हुआ और फिर कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो भी दिलचस्प कहानी। इस कहानी के आखिर में उसका लिंक होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें, फिर ये दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी।